हाँ बेटाओ, नमस्कार। आज अपना 11th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी HR विटेकर का पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ ली थी और उसमें हमने एक एक करके 5 जगत पढ़ लिए थे, जिनमें पहला जगत पढ़ा था मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, चौथा जगत प्लांटी और 5वां जगत अपने पढ़ा था एनिमेलिया। ठीक है। फिर हमने पंचजगत प्रणाली की गुण और दोष भी पढ़े थे, कमियां भी पढ़ी थी। उनमें एक कमी विशेष तौर से क्या पढ़ी थी कि विटेकर ने अपने पंचजगत प्रणाली में वायरस को यानी विषाणु को सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है। तो उन जगतों को पढ़ने के पश्चात अब हमें क्या पढ़ना है? विषाणु या वायरस। क्या पढ़ना है? विषाणु या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायरस। इसको पढ़ना। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अपन पढ़ते हैं तो खोज के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले क्या आता है? खोज। देखिए यहाँ खोज जब पढ़ते हैं तो वायरस जो है 2-3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं इसमें। जैसे एक वैज्ञानिक हैं डी इवेनोवस्की, डी इवेनोवस्की। एक नाम आता है बेंजेरिक, एक नाम आता है स्टैनले, है ना। इस तरीके से 2-3 नाम आते हैं। क्यों आते हैं ये? सबसे पहली बात, डी इवेनोवस्की को TMV पूरा नाम है इसका तंबाकू मोज़ेक विषाणु। अंग्रेजी में अगर कहें तो टोबैको मोज़ेक वायरस TMV के क्या है? ये खोज करता है, खोजा था। इन्होंने अपने शोध कार्य में या खोज में क्या किया था कि इन्होंने देखा कि जो चाय की पत्ती के जो पौधे हैं, तंबाकू की पौधे हैं, उनमें कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां कैसी हो रही हैं? मृत हो रही हैं धीरे धीरे। उनमें कोई रोग जैसी स्थिति उनको दिखाई दी। तब इन्होंने क्या किया? उस रोगी जो पत्तियां थी उनको तोड़ के और उनका रस निकाला और उस रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर छिड़क दिया। तब इन्होंने देखा कि जिन पत्तियों पर उस रोगी पत्तियों के रस को छिड़का था उनमें भी ये रोग उत्पन्न हो गया, है ना। तब इन्होंने इसको तंबाकू मोज़ेक विषाणु के रूप में प्रदर्शित किया और इन्होंने बताया कि ये तंबाकू के पौधे की जो पत्तियां होती हैं या तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। फिर इसके बाद बेंजेरिक ने इन जो तरल था, कौन सा? पत्तियों का रस जो तरल था, जो रोग उत्पन्न कर रहा था, उसको नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है। रोग कारक तरल को क्या नाम दे दिया? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। और स्टैनले का नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किए। ठीक है। तीनों का कार्य अलग अलग हो गया। वैसे सामान्य रूप से जो वायरस है, विषाणु है, उसका सीधा सीधा अर्थ निकाला जाता है तरल विष। तरल विष अर्थ निकालने का रीज़न क्या रहा था?
डी इवानोव्स्की ने जो अपना शोध किया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पत्तियों का जो रस निकाला उसको पहले डायरेक्ट पत्तियों पर छिड़क दिया, स्वस्थ पौधों पर, तो रोग उत्पन्न हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस दोबारा से जो पत्तियों का रस निकाला रोगी पत्तियों का, उसको उन्होंने जीवाणु फिल्टर से छान लिया। तो जीवाणु फिल्टर से छानने का अर्थ ये होता है कि जीवाणु तक के रोग कारक उससे छन जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जो छनित्र यानी द्रव प्राप्त हुआ था वो कैसा था, जीवाणु रहित। तब तक विषाणु की खोज नहीं हुई थी, तो जीवाणु रहित था। अब जीवाणु रहित तरल को उन्होंने फिर से स्वस्थ पत्तियों पर डाला, तो क्या हुआ, फिर से पौधा रोगी हो गया। तब इन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो तरल है जिसमें हमने जीवाणुओं को भी निकाल दिया छान करके, तो ये तरल ही कैसा है, रोग कारक है। इसलिए इसको नाम पहले क्या दिया गया, तरल विष, टॉक्सिक, रोग कारक पदार्थ। इस तरल विष को बेंजेरिक ने क्या नाम दे दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है। अब स्टैनले ने इस लिक्विड को, इस तरल को जो इन्होंने प्राप्त किया था उसको गर्म करके और उन वायरस को किस रूप में प्राप्त कर लिया, क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त कर लिया था। ठीक है। तो ये 3 वैज्ञानिकों के नाम हम वायरस जब भी पढ़ते हैं तो ये नाम आते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे की जो विशेष बात है वो ये है कि सब कुछ शोध होने के पश्चात एक बात आ गई थी कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी है, योजक कड़ी है। योजक कड़ी का अर्थ ये हो गया कि विषाणु में सजीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, विषाणुओं में सजीवों के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो अब अपन इसमें हेडिंग डालेंगे चलिए हेडिंग डालते हैं विषाणु के जैविक गुण, एक एक करके विषाणु के जैविक गुण। ठीक है। सरल से शुरुआत करते हैं अपन। फर्स्ट, अभी हमने खोज पढ़ी थी। खोज में हमने क्या पढ़ा कि एक वैज्ञानिक है डी इवानोव्स्की, उन्होंने क्या किया कि तरल को स्वस्थ पत्तियों पर डाला तो उनमें रोग उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि विषाणु में रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, पहला पॉइंट। ठीक है। अब अपन दूसरा पॉइंट डालते हैं। दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे कि इवानोव्स्की ने क्या किया, उस तरल को तंबाकू के पौधों पर भी डाल के देखा, रोग उत्पन्न हुआ। और उन्होंने दूसरे पौधों पर भी डाल के देखा, तंबाकू के पौधे के अतिरिक्त। तो तंबाकू के पौधे के अतिरिक्त जब उन्होंने उस तरल को डाला तो उनमें रोग उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन तंबाकू के पौधे में रोग उत्पन्न हो रहा था। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दूसरा पॉइंट, इसका अर्थ हो जाएगा कि विषाणुओं में परपोषी विशिष्टता पाई जाती है।
परपोषी विशिष्टता पाई जाती है। यानी वो अपने परपोषी के लिए कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। टीएमवी वायरस तंबाकू के पौधे में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। वो किसी दूसरे पौधे को संक्रमित नहीं करेगा तंबाकू के अलावा, और तंबाकू में सिर्फ मोज़ेक रोग उत्पन्न करेगा, उसके अलावा दूसरा रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं परपोषी विशिष्टता। ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है। और किसी में भी डीएनए या आरएनए का पाया जाना किसका लक्षण है, सजीवता का लक्षण है। क्योंकि डीएनए या आरएनए, या हम दूसरे शब्द को ले लें तो आनुवंशिक पदार्थ किन में पाया जाता है, केवल जैविक कोशिकाओं में, केवल सजीवों में। निर्जीवों में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। अगला पॉइंट चौथा ये है कि इनमें परपोषी कोशिका को अगर छोड़ दें, को संक्रमित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। अगला 5वां पॉइंट और दे दें, क्या, विषाणु परपोषी कोशिका के अंदर गुणन करते हैं। गुणन का अर्थ क्या है, विषाणु परपोषी कोशिका के अंदर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं गुणन, है ना। अब अगला क्या ले सकते हैं, परपोषी के अंदर इनके आनुवंशिक पदार्थ का भी गुणन होता है। यानी यदि विषाणु का है परपोषी कोशिका के अंदर है तो उनका जो डीएनए है या आरएनए है ये भी क्या करता है, गुणन करता है, प्रतिकृति करता है डीएनए। और ऐसी गुणन की वजह से इनका भी गुणन होता है, विषाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो विषाणु के जैविक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि विषाणु में जैविक गुण केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब विषाणु परपोषी कोशिका के अंदर होता है। कब? जब विषाणु परपोषी कोशिका के अंदर होता है। यदि विषाणु परपोषी कोशिका के बाहर होता है तो उसमें सजीवता के गुण न होकर के कैसे होते हैं, निर्जीव के गुण होते हैं। ठीक है। अब अपन दूसरी तरफ चलते हैं, किधर, अजैविक गुणों की तरफ। चलिए
क्या करना है, हमें अशब्द जोड़ देना है। तो क्या हो गए, विषाणु के अजैविक गुण, है ना। सबसे पहली बात जो प्रमाण है अजैविकता का वो है कि विषाणु परपोषी से बाहर कण रूप में रहता है। एक सूक्ष्म कण के रूप में परपोषी से बाहर होता है, तब क्या पाया जाएगा, एक सूक्ष्म कण के रूप में रहता है ये। तो कण किसका रूप हो गया, निर्जीव का रूप हो गया। एक दूसरा बिंदु यहीं के यहीं और दे देते हैं। दूसरा बिंदु क्या होगा कि अभी हमने पढ़ा था कि स्टैनले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, इसका क्रिस्टलीकरण किया था। और क्रिस्टलीकरण सदैव निर्जीव पदार्थों का होता है, सजीव पदार्थ का कभी भी क्रिस्टलीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। ठीक है, कण और क्रिस्टलीकरण दोनों ही चीज़ें कैसी हो गई, दोनों ही चीज़ें कैसी हो गई, ये निर्जीव के रूप हो गए, है ना। कण और क्रिस्टलीकरण क्या हो गए, निर्जीव के रूप हो गए। इसके अलावा अगर ध्यान रखने वाली बात तो यही दो हैं, कण रूप में पाया जाता है और क्रिस्टलीकरण भी होता है इनका। क्रिस्टल्स हमेशा किसके बनते हैं, निर्जीव पदार्थ के बनते हैं, सजीव पदार्थ के नहीं बनते। ठीक है, लेकिन इसमें आगे और चलें। तीसरा बिंदु, विषाणुओं में कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं पाई जाती है। क्या होता है कार्यात्मक स्वायत्तता? कार्यात्मक स्वायत्तता का अर्थ ये होता है कि ये अपने कार्यों को, अपने जैविक कार्यों को स्वयं संपन्न नहीं कर सकते। इसको कहते हैं कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं पाई जाती, है ना। क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए हम साथ में ही अगला पॉइंट दे देंगे। विषाणुओं में एंजाइमों का अभाव होता है, इसलिए इनमें कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं पाई जाती। क्योंकि किसी भी जीव के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा संपन्न होती हैं, ज़्यादातर एंजाइमों के द्वारा। जब वायरस में एंजाइम ही नहीं है तो ये अपने कार्यों को स्वयं संपन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, अब 5th नंबर और डाल दो। क्या? विषाणुओं में उपापचय प्रक्रिया या प्रक्रम अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का अर्थ क्या हो गया? इनमें श्वसन, पाचन ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तो ये उपापचय प्रक्रम हो गए। और अंत में एक पॉइंट क्या दे देते हैं, विषाणु परपोषी कोशिका से बाहर बिल्कुल निर्जीव अवस्था में पाया जाता है।
तो ये हमने विषाणुओं के जैविक और अजैविक गुणों की यहाँ चर्चा की। इन दोनों प्रकार के गुणों के पाए जाने के कारण विषाणु को जैविक और अजैविक के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे अपन संरचना पढ़ेंगे। अब संरचना अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, तब तक आप इनको पढ़िए। धन्यवाद।